इस वीडियो में हम एटम के साइज या उसके रेडियस के बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो ये सुनते ही पहला ख्याल मुझे पता है आपके जहन में क्या आ रहा है कि भाई ये तो बहुत ही आसान और सीधी सी चीज है, ये तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ भाई। रेडियस तो बचपन से मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं। तो मेरे भी जहन में कुछ यही बात आई थी कि अगर मुझे किसी गोल चीज का रेडियस मालूम करना है तो मैं सिर्फ ये सोचूंगी कि दरमियान से लेकर उसके गोल किनारे तक कितना फासला है, तो उस लाइन की लंबाई हमारा रेडियस हो जाएगी। तो बहुत से लोग जब एटम का तस्वर करते हैं तो वह समझते हैं कि ये एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है जिसके दरमियान में ये प्रोटॉन्स होंगे, और फिर वो सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द अपने ऑर्बिट में घूम रहे होंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में घूम रहे होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में घूम रहे होंगे। तो फिर आप कहेंगे कि लो भाई, एटम का रेडियस मालूम करना तो बहुत ही आसान है। मुझे सिर्फ न्यूक्लियस से लेकर सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला मालूम करना होगा और इसे हम रेडियस कह देंगे। तो ये तरीका शायद कारआमद होता, लेकिन हकीकत ये है कि ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसी तरह न्यूक्लियस के गिर्द नहीं घूम रहा होता जैसे कोई सैयारा सूरज के गिर्द किसी मदार में घूम रहा होता है। हम इस हवाले से ऑर्बिटल्स वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में होते हैं और ऑर्बिटल सिर्फ इम्कानात की बुनियाद पर इलेक्ट्रॉन्स को तकसीम करते हैं, लेकिन इनकी अच्छी तरह से वजाहत नहीं की गई होती। हो सकता है कि आपके पास एक ऑर्बिटल हो और मैं ये 2 डायमेंशन में दिखा रही हूँ, लेकिन हकीकत में ये 3 डायमेंशन में होगा। हो सकता है कि इस बात के ज्यादा इम्कानात हो कि इलेक्ट्रॉन्स इस सब्ज रंग वाले हिस्से में हो जहां मैं ये बना रही हूं, और इस बात के भी इम्कानात हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर इस हिस्से में हो, और कुछ इम्कानात इस बात के हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर इस हिस्से में हो। तो फर्ज करें कि आप कहते हैं कि भाई किसी लम्हे इलेक्ट्रॉन इस हिस्से में है, तो आप कह सकते हैं कि ये रेडियस है। लेकिन हो सकता है अगले ही लम्हे कुछ इम्कानात हो कि वह यहां से खत्म हो जाए और फिर यहां आ जाए, तो क्या अब ये रेडियस होगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल्स की तकसीम के इम्कानात बदलते रहते हैं, इनका कोई वाज़ेह किनारा नहीं होता। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि एटम का असल में साइज क्या है? तो इस हवाले से सोचने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका इस हवाले से ये है कि अगर आपके पास दो एक जैसे एटम हो जो कि एक ही एलिमेंट के हों और वो आपस में जुड़े हुए ना हो, इनमें कोई बॉन्ड ना बना हो या जो किसी मॉलिक्यूल का हिस्सा ना हो, और आप इनको किसी तरह एक दूसरे के इतना करीब लाने में कामयाब हो जाएं जितना वो बॉन्ड बनाए बगैर आ सकते हो, तो फिर आप देखेंगे कि ये एक दूसरे के कितना करीब आ सकते हैं। फर्ज करें कि ये इनमें से एक एटम है और ये दूसरा एटम है। तो अगर आप इनके दरमियान सबसे कम फासले का अंदाजा लगा सकें और आप इसका आधा हिस्सा ले लें तो ये रेडियस होगा। ये असल में वैंडर वाल रेडियस कहलाता है। एक और तरीका यह है कि अगर आपके पास एक ही एलिमेंट के दो एटम हो जिनके दरमियान बॉन्ड हो, तो फिर हम रेडियस कैसे मालूम करेंगे? ये एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे ज्यादा आम वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें दो एटम होते हैं। तो ये एक एटम का न्यूक्लियस है और ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, और ये आपस में इलेक्ट्रॉन बांट रहे हैं। इनके इलेक्ट्रॉन्स के जो बादल हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, यानी इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं। इस तरह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कुछ वक्त इस एटम में होंगे और कुछ वक्त दूसरे एटम में गुजार रहे होंगे।
तो जब आपके पास इस तरह का कोवेलेंट बॉन्ड हो तो आप दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान फासला नाप सकते हैं और इसका आधा ले लेते हैं। इसको हम एटॉमिक रेडियस कह देते हैं। तो ये सब इसको देखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो अब हम देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस या एटम के साइज का पीरियोडिक टेबल में क्या रुझान है। तो भाई सबसे पहले सोचने की बात तो ये है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में आगे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक टेबल में क्या रुझान होगा। तो फर्ज करें कि पोटेशियम से क्रिप्टॉन की तरफ जाना है, तो आपके ख्याल में क्या रुझान होगा? अगर आप गौर से सोचें तो आपके ख्याल से पोटेशियम किस तरह क्रिप्टॉन से एटॉमिक रेडियस की बुनियाद पर मुख्तलिफ होगा? मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को रोकें और इस बारे में जरा सा सोचें। तो जब आप चौथे पीरियड में होंगे तो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में होंगे। यहां आप भरेंगे 4s1 और 4s2, फिर आप 3d सब शेल में जाएंगे और फिर दोबारा 4p1 भरेंगे और आगे भी आप सब शेल p भरेंगे। तो जब आप पोटेशियम से क्रिप्टॉन की तरफ जाते हैं तो आप सबसे बाहर वाले चौथे शेल को भरते हैं। तब यहाँ क्या हो रहा है? जब आप पोटेशियम पर होते हैं तो आपके पास 19 प्रोटॉन और 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो सबसे बाहर वाला शेल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। फर्ज करें कि हम कहते हैं कि वो यहाँ है। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि वो सिर्फ यहीं पर हो, ये सिर्फ मैं यहाँ बनाने के लिए इसको यहाँ दिखा रही हूँ। तो अब आपके पास 19 प्रोटॉन है और इसको कूलम फोर्स यानी कूलम की ताकत यहाँ पर खींच रही है। अब जब आप क्रिप्टॉन की तरफ जाते हैं तो अचानक आपके न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आपके पास 36 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो मैं यहाँ लिखती हूँ कि मेरे पास 36 प्लस चार्ज है और यहाँ मेरे पास 19 प्लस चार्ज है। अच्छा, यहाँ आपके पास 36 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आपके पास सबसे बाहर वाले या चौथे शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन है। तो एक सोचने का तरीका यह है कि अगर आपके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज दरमियान में हो और आपके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज सबसे बाहर वाले शेल में हो, तो ये सबसे बाहर वाले शेल को अंदर की तरफ खींचेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि इसके पास ज्यादा कूलम फोर्स होगी या ज्यादा कूलम ताकत होगी, जिसकी वजह से इसका सबसे बाहर वाला शेल अंदर की तरफ आ जाएगा और इस तरह क्रिप्टॉन साइज में छोटा हो जाएगा। तो इसका रेडियस पोटेशियम से कम होगा, यानी जब आप पीरियोडिक टेबल में दाएं तरफ जाते हैं तो रेडियस कम होता जाता है। यही वजह है कि सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन नहीं बल्कि हीलियम है। हीलियम असल में हाइड्रोजन से भी छोटा होता है और ये इस बात पर मुनस्सर है कि आप इसको नापने के लिए कौन सी टेक्निक या कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से अगर हम सबसे ज्यादा सादा मिसाल हाइड्रोजन की लें तो हमारे पास इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आप हीलियम को देखें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है। अच्छा, मैं यहाँ न्यूट्रॉन नहीं बना रही क्योंकि मुख्तलिफ आइसोटोप में मुख्तलिफ न्यूट्रॉन की तादाद होती है। अब क्योंकि आपके पास यहाँ हीलियम में 2 प्रोटॉन हैं और सबसे बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए यहाँ आपके पास ज्यादा कूलम फोर्स होगी। ये +2 है और ये दोनों इकट्ठे -2 बनाते हैं, तो ये अंदर की तरफ हो जाएंगे। इसलिए जब हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो एटम का साइज या रेडियस छोटा होता जाता है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो हर एक नए एलिमेंट के इजाफे पर हम एक नए पीरियड में होते हैं और हम एक नए शेल का इजाफा कर रहे होते हैं। आप और से और शेल का इजाफा करते जाते हैं। ये आपके पास पहला शेल है, फिर दूसरा। अच्छा, और हर शेल अपने न्यूक्लियस से दूर होता चला जाता है। इसलिए जब आप पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ जाते हैं तो एटम बड़े से बड़े होते जाते हैं, यानी एटम का रेडियस बड़ा होता जाता है और ये भी इसी बात पर मुनस्सर है कि हम इसको किस तरह नाप रहे हैं। अच्छा, तो सबसे छोटा एटम कौन सा होगा? अगर आपको याद हो तो मैं पहले भी बता चुकी हूं कि ये हीलियम होगा। तो सबसे बड़े एटम कौन से होंगे? तो नीचे बाएं तरफ मौजूद एटम सबसे बड़े होंगे। तो यहाँ ये सबसे बड़े होंगे और यहाँ ये छोटे होंगे।
یعنی عام طور پر جب آپ نیچے بائیں طرف سے اوپر دائیں طرف جائیں گے تو آپ چھوٹے ہوتے جائیں گے. ارے آپ نہیں بھائی، میرا مطلب ہے ایٹم کا ریڈیس یا اس کا سائز چھوٹا ہوتا جائے گا.